हेलो एवरीवन। आप सबका गुरु मंत्र चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या और आज हम डील करने वाले हैं टॉपिक माइटोसिस के बारे में और माइटोसिस मेड सिंपल जस्ट फॉर यू गाइस। तो माइटोसिस बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे सेल बायोलॉजी में। सेल डिवीजन में हम ये पढ़ने वाले हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ना सिर्फ गेट बल्कि आपके लाइफ साइंस के पोर्शंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है माइटोसिस। तो हम इसे बहुत आसान तरीके से डील करेंगे। मैं आपके लिए कुछ लेके आई हूँ पिक्चर्स, जिसके द्वारा मैं आप लोगों को समझाऊंगी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे आपको समझाती जा रही हूँ वैसे ही मैं आपको रिवीजन भी करवा दूंगी इस सेशन में माइटोसिस का। तो आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं चाहती हूँ आप लोग इसका नोट्स बनाते चलें, क्योंकि नोट्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि आपको लगता होगा कि मैं हर सेशन में यही चीज़ दोहरा रही हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। आप नोट्स बनाते चलिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखते चलिए, ताकि आप जब भी रिवीजन करें उस समय आपके लिए बहुत यूजफुल रहे। ठीक है, तो अभी आज हम देखने वाले हैं माइटोसिस के बारे में। हमारा टॉपिक है माइटोसिस मेड सिंपल जस्ट फॉर यू गाइस। तो चलिए समझते हैं माइटोसिस होता क्या है। तो माइटोसिस इज अ फॉर्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है जिसमें आपको दो डॉटर सेल्स मिलते हैं जो कि जेनेटिकली सिमिलर होते हैं फ्रॉम द पेरेंट सेल। ठीक है, तो माइटोसिस प्रोसेस में एक सिंगल सेल आपके लिए दो सेल में डिवाइड हो जाता है जो कि आइडेंटिकल होता है। एक पेरेंट सेल से आपको दो डॉटर सेल्स मिल जाते हैं। इस प्रोसेस को ही हम सेल डिवीजन कहते हैं। Majority of cell divisions that happen in your body involves mitosis। ठीक है, सोमैटिक सेल की डिवीजन होती है तो वो माइटोसिस से ही होती है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, माइटोसिस के वजह से आपकी बॉडी में सेल्स की उत्पादन होती है और थ्रू आउट द ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में ये जो भी सेल्स मर जाते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए न्यू न्यू सेल्स फॉर्म होते रहते हैं। तो ये होता है माइटोसिस का काम। तो सिंगल सेल यूकेरियोट्स होते हैं जैसे कि ईस्ट, उनमें माइटोटिक डिविजन्स एक रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है। जैसे हमारी बॉडी में अगर सेल की डिवीजन होगी तो वो जस्ट नॉर्मल सेल डिवीजन होती है, सेल का नया सेल का बनना। मगर एक सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म में अगर माइटोटिक डिवीजन हो, उसका मतलब है उसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, न्यू और इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन में आ रहे हैं। तो इसका मतलब है उसकी सिंगल सेल यूकेरियोट्स में रिप्रोडक्शन माइटोटिक डिवीजन से होता है। तो देख सकते हैं माइटोसिस इज अ फॉर्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल डिवीजन that produces two daughter cells with the same genetic component as the parent cell। फिर माइटोसिस इज अ प्रोसेस where a single cell divides into two daughter cells जो कि आइडेंटिकल होते हैं। Majority of the cell divisions that happen in our body involves mitosis। During development and growth, mitosis populates an organism's body with cells, and throughout an organism's life, it replaces old cells with the new ones। For single cell eukaryotes like yeast, mitotic divisions actually उनके लिए reproduction होते हैं, जैसे कि न्यू इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में ऐड होते जाते हैं। आप यहाँ एक कलरफुल पिक्चर देख रहे हैं जिसमें हमने सेल साइकिल के बारे में लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसका पिक्चर है ये। आप देख सकते हैं कि इंटरफेस हो रहा है, उसके बाद माइटोसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। हमने इंटरफेस के बारे में डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ा था। इस क्लास में हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर बहुत सारे फेजेस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोफेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है। और फाइनली साइटोकाइनेसिस के वजह से आपके पास दो सेल्स, डॉटर सेल्स, न्यू सेल्स आ जाते हैं। तो आज हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, तो वैसे भी ये इंटरफेस से शुरू होता है और आपको पता है कि इंटरफेस में क्या होता है, G1 फेज होता है,
एस फेज होता है और G2 फेज होता है। G1 फेज में सेल की ग्रोथ होती है ना, तो सेल ग्रो होता है, उसकी साइज बढ़ती जाती है, प्रोटीन्स बनते हैं ताकि वो सब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए यूज हो सके। फिर एस फेज में डीएनए की सिंथेसिस हो जाती है और G2 फेज में सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स बनते हैं जो कि आपके माइटोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये होता है आपके इंटरफेस में। तो आप इसमें देख सकते हैं the DNA in the cell is copied for cell division, results in two identical full sets of chromosomes. The two centrosomes, each containing a pair of centrioles, these structures are critical for the process of cell division. During interphase, microtubules extend from these centrosomes. ठीक है? अभी हम देखेंगे प्रोफेज के बारे में जो कि माइटोसिस में आता है। प्रोफेज में बेसिकली क्या होता है, क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम में बदल जाता है जो कि हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप पे। ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन होकर सिस्टर क्रोमैटिड्स आ जाती है। आप इधर देख सकते हैं, तो यहाँ एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और ये है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स करके कहलाते हैं और इनके बीच में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो आइडेंटिकल होती है, मतलब ये दोनों सेम है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स सेम होते हैं। At the end of prophase, the membrane around the nucleus in the cell dissolves away, releasing the chromosome. तो क्या होता है प्रोफेज के एंड में, आपका जो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है ना, न्यूक्लियर एनवेलप, वो डिसॉल्व हो जाता है और क्रोमोसोम्स साइटोसोल में आ जाते हैं। The mitotic spindle consisting of the microtubules extend across the cell between the centriole as they move to the opposite poles of the cell. तो क्या होता है, आपका सेंट्रियोल्स उस सेल के ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं और उस सेंट्रियोल से आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स आता है जिसे हम कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, आप इस पिक्चर को एक सेल की तरह इमेजिन कर लीजिएगा। यहाँ एक सेंट्रोमियर होता है और मतलब सेंट्रोजोम होता है जिसमें सेंट्रियोल्स होते हैं और यहाँ एक सेंट्रियोल होता है जिसमें से माइटोटिक स्पिंडल्स माने माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल के आके हमारे क्रोमोसोम में अटैच होते हैं और जिस रीजन में वो अटैच होते हैं ना, ये माइटोटिक स्पिंडल, उसको हम काइनेटोकोर करके कहते हैं। तो सेंट्रियोल से जो निकलता है माइटोटिक स्पिंडल, वो आके हमारे क्रोमोसोम्स जो कि सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उसमें बाइंड होता है, यहाँ से एक आता है और यहाँ से एक आता है और उसको हम कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल। और जिस रीजन ऑफ द क्रोमोसोम में वो बाइंड होता है उसे हम कहते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, नेक्स्ट फेज है मेटाफेज। So the chromosomes align themselves in the equator of the cell in a metaphase plate. तो क्रोमोसोम्स फिर क्या करते हैं, अपने आप को इक्वेटर, इक्वेटर मतलब सेंटर में अलाइन कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। The centrioles are now at the opposite poles. हमें पता है कि सेंट्रियोल एक सेल के ऑपोजिट पोल्स में है जहां से स्पिंडल फाइबर्स निकल रहा है। The mitotic spindle fibers attach to each of the sister chromatids. जो स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रियोल से निकल रहा है वो आके हमारे सिस्टर क्रोमैटिड से बाइंड हो जाता है एट द रीजन कॉल्ड एज काइनेटोकोर। इसको याद रखिएगा क्योंकि आपको क्रोमोसोम्स में कौन से रीजन है ये पता होना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट है एनाफेज। The sister chromatids are then pulled apart by the mitotic spindle, which pulls one chromatid to one pole and the other chromatid to opposite pole. हमें पता है कि ये जो सेंट्रियोल से माइटोटिक स्पिंडल्स आ रहे हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड्स में बाइंडेड हैं एट द पोजीशन ऑफ काइनेटोकोर। अब ये एनाफेज में क्या करता है, हमारा माइटोटिक स्पिंडल इस क्रोमैटिड, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स को ना उसको पुल कर लेता है ताकि एक क्रोमैटिड एक पोल में चला जाए और दूसरा क्रोमैटिड दूसरे ऑपोजिट वाले पोल में चला जाए। तो दो क्रोमैटिड्स जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना वो ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। फिर आता है आपका टेलोफेज। टेलोफेज में क्या होता है, वो जो पोल्स है ना, हर एक पोल, ईच पोल में आपको फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम चले जाते हैं। उसके सराउंडिंग में मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो जाती है ताकि न्यूक्लियर जैसे बन सके। फिर एक सिंगल सेल बनाने के लिए बीच में पिंच होता है, वो जो बड़ा सेल है जिसके दो एंड्स में माने दो पोल्स में आपके क्रोमोसोम्स चले जा चुके हैं
और उसके सराउंडिंग में आपका बन चुका है मेम्ब्रेन। अभी बीच में उसको पिंच कर देना पड़ेगा ताकि आपको साइटोप्लाज्म की डिवीजन भी हो जाए, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो मैंने अभी आपको सारी चीजें जो कि हमारी माइटोसिस में होती है थियरी के थ्रू समझा दिया। अब मैं आपको समझाऊंगी पिक्चर्स के थ्रू। एक बार तो मैंने वैसे भी आपको समझा दिया है सब कुछ, अब मैं आपको सारे पिक्चर्स के साथ दोबारा दोबारा समझाऊंगी, ताकि मैं चाहती हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइटोसिस आपके ब्रेन में चले जाए बाय द एंड ऑफ दिस क्लास। इस क्लास के खत्म होते ही आपका जो माइटोसिस कॉन्सेप्ट है आपके ब्रेन में जाके अच्छी तरह से बैठ जाए, ताकि आप इसे कभी भूले ही ना। मैं उसके लिए आपको ये 2 3 4 बार इसी सेशन में आपका रिवीजन करा ही दूंगी, ठीक है। तो पहले आता है आपका इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस आता है जिसमें आपके पास क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन हो चुकी है, ठीक है। तो प्रोफेज में क्या होता है, आप देख रहे हैं ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, ठीक है। और सेंट्रियोल्स भी अपने ऑपोजिट पोल्स में जाके बाइंड हो जाते हैं। फिर मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज प्लेट मतलब इक्वेटोरियल रीजन में आपकी क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट हो जाती है। और आप जानते हैं कि ये जो माइटोटिक स्पिंडल होते हैं जो कि सेंट्रियोल से निकल रहे हैं, वो आके आपके सिस्टर क्रोमैटिड से बाइंड हो जाते हैं इस तरफ। एनाफेज में ये जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स को तोड़ के पुल कर लेते हैं एक पोल में और दूसरी पोल की तरफ। दिख रहा है ना आपको, ये सेंट्रियोल से जो भी माइटोटिक स्पिंडल आ रहा है वो आधा क्रोमोसोम को इस साइड और आधा क्रोमोसोम को इस साइड, माने सिस्टर क्रोमैटिड्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहा है। उसके बाद इस क्रोमोसोम के सराउंड करने में यहाँ मेम्ब्रेन बन जाता है, इस साइड भी एक मेम्ब्रेन बन जाता है। फिर साइटोकाइनेसिस में बीच में एक पिंचिंग हो जाती है ताकि ये एक सेल दो सेल में बढ़ जाए विद आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसे ही हम माइटोसिस करके कहते हैं। तो मैं आपको इस पिक्चर में मैंने आपको क्लियरली समझा दिया कि माइटोसिस क्या होता है। एक बार तो मैंने आपको थियोरी में समझा दिया, अब इसमें पिक्चर में भी समझा दिया। मैं अभी आपको इंडिविजुअल फेसेस को लेके समझाऊंगी, ठीक है। तो पहला है प्रोफेस। अब देख सकते हैं इसमें क्या होता है, क्रोमैटिन कंडेंसेशन हो जाता है क्रोमोसोम में, जो हमें देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर हो जाता है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। प्रोमेटाफेज में क्या होता है, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन हो जाता है, सेंट्रियोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं, उसमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और वो आके हमारे क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर में आके बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है आपके प्रोमेटाफेज में। फिर मेटाफेज में क्या होता है, आपके क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाते हैं अलोंग द मेटाफेज प्लेट। ये जो इक्वेटोरियल रीजन में आके आपके सारे क्रोमोसोम लाइन अप हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। और सेंट्रियोल्स यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में वैसे भी है, वहां से स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं जो कि हमारे क्रोमोसोम के ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ना उसके काइनेटोकोर से बाउंड हुआ होता है। एनाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर सिस्टर क्रोमैटिड्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करके खींच के लेके जाते हैं। तो एक आधा वाला पार्ट इस साइड चला जाएगा और दूसरा आधा वाला पार्ट इस साइड चला जाएगा, ठीक है। ये होता है आपकी एनाफेज में। फिर होता है आपका टीलोफेज, जिसमें उस क्रोमोसोम जो कि पोल्स में चला गया उसके सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर न्यूक्लियाई की रीअपियरेंस हो जाती है, क्रोमोसोम अनवाइंड हो जाती है, जो कि कंडेंस हुई थी अभी डीकंडेंस हो जाती है। और यहाँ बीच में आपकी साइटोकाइनेसिस होती है, उसकी मदद के लिए क्लीवेज फरो और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता है, और उसको कौन बनाता है, नोट कर लीजिएगा, आपके मायोसिन 2 और एक्टिन फिलामेंट आपके बीच में यहाँ रिंग बना के इसको क्लीव कर देते हैं। नोट दिस पॉइंट इन योर कॉपी कि मायोसिन 2 और एक्टिन फिलामेंट ही कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से सेल की क्लीवेज हो जाती है और आपको मिल जाता है 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। अभी ये दूसरा पिक्चर है, मैं आपको दोबारा से इसकी रिवीजन कराऊंगी विद डिफरेंट पिक्चर। तो पहले होता है आपका इंटरफेस, जिसमें आपकी डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है और सेल अपने माइटोसिस के लिए सब कुछ प्रिपेयर करके रख लेता है।
फिर होता है आपके प्रोफेज में क्रोमैटिन की कंडेंसेशन हो जाती है ताकि आपके क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है प्रो मेटाफेज जिसमें आप देख सकते हैं न्यूक्लियर एनवेलप का डिसोल्यूशन हो जाता है, सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन हो जाती है और वो ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। उनमें से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं और वो जाके हमारे क्रोमोसोम में जो कि सिस्टर क्रोमैटिड्स होती है उसमें जाके बाइंड हो जाते हैं एट द रीजन कॉल्ड एज काइनेटोकोर। फिर आता है हमारा मेटाफेज जिसमें सारे क्रोमोसोम अलाइंड हो जाते हैं आपके इक्वेटोरियल प्लेन में, जिसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट, और वो अटैच्ड होते हैं स्पिंडल फाइबर से एट द काइनेटोकोर जो कि हमारे सेंट्रियोल से निकल रहा है और वो ऑपोजिट पोल्स में प्रेजेंट है। फिर होता है एनाफेज जिसमें हमारा जो स्पिंडल फाइबर है ना वो सिस्टर क्रोमैटिड्स को खींच के ऑपोजिट पोल्स में इस तरह लेके जाता है। आप इसमें देख सकते हैं सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट एंड द रिजल्टेंट डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द पोल, तो पोल की तरह खींचे हुए लेके जाते हैं। फिर आता है आपका टेलोफेज जिसमें डॉटर क्रोमोसोम जो कि बने हैं वो जो कि पोल्स में रीच हो गए हैं उनकी सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है, ऑर्गेनल्स की फॉर्मेशन हो जाती है ना। उसके बाद ये जो हमारा सेंट्रियोल्स बना था उस सब की डिसअपियरेंस हो जाती है, क्रोमैटिन डीकंडेंसेशन हो जाती है। फिर आता है आपका साइटोकाइनेसिस जिसमें सेल डिवीजन हो जाती है ना। सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ मायोसिन 2 एंड एक्टिन फिलामेंट की वजह से सेल की बीच में डिवीजन हो जाता है जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो पहले होता है कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन होता है और फिर होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और आपका दो डॉटर सेल्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट रेडी हो जाता है जो कि आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे से। और ये एक ब्यूटीफुल पिक्चर है और इसमें भी मैं आपको सेम कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ ताकि आपके लिए रिवीजन हो जाए इसी में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं G2 फेज में क्या हो जाता है, आपका सब कुछ प्रिपरेशन हो जाता है, प्रोटीन्स वगैरह बन जाते हैं ताकि आपके लिए माइटोसिस के लिए यूज हो जाए। तो उसमें प्रोफेज में क्या होता है आप इधर देख सकते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, स्पिंडल फाइबर्स आ जाते हैं, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है और दिखने लगता है। फिर आता है प्रोमेटाफेज जिसमें आप देख सकते हैं स्पिंडल फाइबर्स हमारे क्रोमोसोम से अटैच हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स बेसिकली निकलते हैं सेंट्रियोल से और हमारे क्रोमोसोम में जो कि सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वहां उसके बीच में आपको दिखता है एक काइनेटोकोर रीजन इन द सेंट्रोसोम। उस काइनेटोकोर रीजन, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम नहीं, सेंट्रोमियर में आपका काइनेटोकोर रीजन होता है, उस रीजन में आपका स्पिंडल फाइबर आके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका मेटाफेज जिसमें क्रोमोसोम आपके इक्वेटोरियल प्लेट में अलाइन हो जाता है, ठीक है। और वो अटैच्ड होता है स्पिंडल फाइबर्स जो कि निकल रहे हैं सेंट्रियोल से और आगे बाइंड हुए हैं आपके काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड से। फिर आता है आपके पास एनाफेज जिसमें इन दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को हमारा स्पिंडल फाइबर खींच के ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाता है। टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो जाती है, क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाता है, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाता है और साइटोकाइनेसिस में आपका साइटोप्लाज्म की डिवीजन होके आपको दो डॉटर सेल्स मिल जाते हैं फ्रॉम वन पेरेंट सेल जो कि जेनेटिकली आइडेंटिटी होते हैं, मतलब आइडेंटिकल होते हैं। ये है सारे फेसेस ऑफ माइटोसिस। ये दूसरा पिक्चर है माइटोसिस का ही, इसमें भी मैं आपको दोबारा माइटोसिस की सारी स्टेजेस एक बार रिवीजन करवा दूंगी ताकि आपके अच्छी तरह से माइंड में ये मतलब जाके बैठ जाए ताकि आप इसको कभी भूले ही ना। मैं इसी टॉपिक को, एक ही टॉपिक को बहुत सारे पिक्चर के थ्रू आपके लिए रिवाइज करते आ रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बेसिक, आपको जो जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो फिक्स हो जाए, आप इसको कभी भी नहीं भूलें। ताकि मेरा जो इंटेंशन है कि मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ वो आपकी ब्रेन में जाके अच्छी तरह से स्टोर हो जाए, मेरा यही इंटेंशन है, वो कम्प्लीटली
फुलफिल हो जाए। इसलिए मैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स के थ्रू आपके लिए रिवाइज कराती जा रही हूँ। ठीक है, तो पहला है हमारे माइटोसिस में प्रोफेज, जिसमें आप देख सकते हैं क्रोमोसोम की कंडेंसेशन हो जाती है और वो विजिबल रहती है। स्पिंडल फाइबर्स इमर्ज होते हैं, ठीक है, कहाँ से? सेंट्रोसोम से, जो कि जिसके पास सेंट्रियोल्स होता है। न्यूक्लियर एनवलप की ब्रेकडाउन हो जाती है और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं। आप ये इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर आपके क्रोमोसोम्स फिर कंटिन्यूसली कंडेंस होते रहते हैं प्रोमेटाफेज में। काइनेटोकोर्स अपीयर होने लगते हैं सेंट्रोमियर से, जो कि क्रोमोसोम के बीच वाला रीजन होता है। माइटोटिक स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, जो कि सेंट्रियोल से निकलते हैं और आपके काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स के। फिर आपका आता है सेंट्रोसोम्स, जो कि ऑपोजिट पोल्स में ऑलरेडी जा चुके हैं। फिर आता है आपका मेटाफेज, इसमें माइटोटिक स्पिंडल कंप्लीटली डेवलप हो चुका है, सेंट्रोसोम्स ऑपोजिट पोल्स में चले जा चुके थे, उसके पास सेंट्रियोल होता है, उसमें से माइटोटिक स्पिंडल निकलता है, जो कि आपके काइनेटोकोर में आके बाइंड हो जाता है क्रोमोसोम का, और सारे के सारे क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट में इक्वेटोरियल रीजन में अरेंज होते हैं और आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर से। नेक्स्ट होता है आपका एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, ये जो दो सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं ना, वो अटैच हुए होते हैं एक प्रोटीन के वजह से। उस प्रोटीन का नाम है कोहेसिन। कोहेसिन प्रोटीन ही ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को एक साथ अटैच करके रखता है। एनाफेज में उस प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो जाती है और हमारा स्पिंडल फाइबर सिस्टर क्रोमैटिड्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करके लेके जाती है, ऑपोजिट पोल्स की तरफ, ठीक है। फिर आता है आपका टीलोफेज, जिसमें क्रोमोसोम्स ऑपोजिट साइड में जा चुके हैं, फिर उनकी डिकंडेंसेशन हो जाती है, ठीक है, और वो नहीं दिखेंगे अभी प्रॉपरली। इसके सराउंडिंग में न्यूक्लियर एनवलप आ जाता है, न्यूक्लियोलस आ जाता है, आपका जो स्पिंडल फाइबर है वो डिसअपियर हो जाता है टीलोफेज में, आप देख सकते हैं पिक्चर में। फिर आता है आपका साइटोकाइनेसिस। इससे पहले टीलोफेज में आपके ऑर्गेनेल्स वगैरह सब भी अच्छी तरह से कंप्लीटली बनना हो जाता है। फिर आता है आपका साइटोकाइनेसिस, जिसमें क्लीवेज होती है साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म की क्लीवेज होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता है और प्रोटीन्स यूज होते हैं मायोसिन 2 और एक्टिन फिलामेंट इस सेल को दो में डिवाइड करने के लिए, और आपका एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो यही है आपका पूरा का पूरा माइटोसिस का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको माइटोसिस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ ज्यादा बाय हार्ट करने वाली चीजें हैं नहीं, बस आपको हर फेज का नाम पता होना चाहिए और हर फेज में क्या होता है वो पता होना चाहिए। मैंने इस वीडियो में आपको माइटोसिस के कॉन्सेप्ट को बहुत बार रिपीट किया है, ताकि ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके लिए पढ़ते पढ़ते रिवीजन भी हो जाए और ये आपके माइंड में अच्छी तरह से बैठ भी जाए, ठीक है। तो अगर मैंने एक्चुअली होप किया है कि आप लोग जैसे जैसे पढ़ रहे हैं छोटे छोटे नोट्स बनाते जा रहे होंगे, प्लीज बनाते चलिए, क्योंकि हर वीक मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगी और उस प्रैक्टिस सेशन में मैं क्वेश्चंस पूछूंगी जो कि हमने कवर किए हैं उस वीक में, ठीक है। वीकेंड में हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा, जिसमें क्वेश्चंस होंगे आपके वीक में जो भी हुआ था, उस वीक में जो भी हुआ था उससे मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी। तो उस सेशन में मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी फुल मार्क्स ले, ठीक है। मैं नहीं चाहती आप लोग उसमें गड़बड़ करें, क्योंकि वो सेशन जो मैं लेके आती हूँ ना, उसके पीछे एक मोटिव है। मोटिव ये है कि ये बस मैं आपके लिए 15 क्वेश्चंस ले आती हूँ, है ना, 15 क्वेश्चंस ले आती हूँ एक वीक का जो भी कराया हुआ है, और वो क्वेश्चंस भी कॉन्सेप्ट्स बेस्ड है जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। मोटिव ये है कि अगर आप मेरे क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं तो आई एम डैम श्योर आपको उस क्वेश्चंस में फुल मार्क्स लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस आपको क्या करना है, जो भी छोटे छोटे नोट्स आप बना रहे हैं ना थ्रू आउट द वीडियो, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ,
उस नोट से एक बार रिवीजन करके आ जाइए, ठीक है। एक बार रिवीजन करके आ जाइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। रिवीजन कर लीजिएगा। जैसे जैसे आप रिवीजन करते जा रहे हैं, फिर उस सेशन में आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन में, तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप जो भी आपका मार्क्स आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मैं मतलब मैं एनालाइज कर सकूं कि आप किस तरह से आपके आपके लिए प्रिपरेशन चल रही है। मैं बहुत सीरियस हूँ कि आप अपने प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से करें, इसलिए मैं आपके लिए क्वालिटी कंटेंट बना के ले आ रही हूँ। तो आपका काम है, आप हर वीडियो को गो थ्रू कीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, रिवीजन कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, और आप भी अपने प्रिपरेशन में सीरियस हो जाइए, ठीक है। प्रिपरेशन में जितना सीरियस हो रहे हैं उतना इम्पोर्टेंट है, ताकि आप गेट एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेके आ सके, अच्छी रैंक्स लेके आ सके। थोड़ा सीरियस हो जाइए, सीरियस मतलब बहुत सीरियस नहीं, लाइक सिंसियरली कीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए रोज सिर्फ आधा घंटा का क्लास ही लेके आ रही हूँ, उससे ज्यादा नहीं है, बस आधा घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा तक ही चलता है। तो उस आधे घंटे को रेगुलरली देखिए, है ना। क्योंकि मैं आपके लिए सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करती आ रही हूँ गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो अब इस कॉन्सेप्ट्स को आप डेली हाफ एन आवर ये गेट बीटी के लिए स्पेंड कीजिए, हाफ एन आवर ओनली गेट बीटी के लिए स्पेंड कर लीजिए। जैसे जैसे आप क्लास अटेंड करते जा रहे हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाते चलिए और रिवाइज करते रहिए। क्योंकि आप जैसे सुन रहे हैं, मैं तो एक भी वैसे भी कॉन्सेप्ट 2-3 बार दोहरा ही देती हूँ आपके लिए, तो वो तो एक बार अच्छी तरह से आपके ब्रेन में चला जाएगा। उसके बाद उस आपने जो भी नोट्स बनाया ना, उसमें से एक बार रिवीजन कर लीजिए, काफी है आपके लिए प्रिपरेशन। इतना प्रिपरेशन आप करोगे रोज तो काफी है, इससे ज्यादा कुछ भी जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सिंसियरली कीजिए, मैं यही चाहती हूँ, सीरियसली नहीं। हम क्योंकि पढ़ाई को हम एंजॉय करके हम लेके चल रहे हैं यहाँ, हमें एंजॉय करके पढ़ना चाहिए हर कॉन्सेप्ट को। इसलिए आपको सीरियस नहीं होना है, सिंसियर होना है, डेडिकेशन दिखानी है। क्योंकि मैं आपके लिए डेडिकेशन दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा मोटिव है कि आप लोग गेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दें, और वो भी अच्छे रैंक्स और अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर दें। मैं चाहती हूँ कि आप टॉप 100 में आ जाएं, और ये पॉसिबल है अगर आप लोग रोज वीडियो को देखें और छोटे छोटे नोट्स बनाएं, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को। वैसे भी मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट इज पीवाईक्यूज लेके आऊंगी मैं आपके लिए जनवरी में। उसमें सब कुछ मैं आपके लिए जो भी रिक्वायर्ड है वो सब कुछ करा दूंगी। आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो आपके लिए अवेलेबल है उसका सारा फुल यूटिलाइजेशन कर लीजिएगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको ये माइटोसिस मेड सिंपल का क्लास कैसा लगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र में लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, जुड़ जाइए गुरुमंत्र, वहाँ आपके लिए कांस्टेंट अपडेट्स आता रहता है और क्विजेस भी होते रहते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज में ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें विजिट कर सकते हैं www.gurumantra.in में। कोई भी क्वेरीज हो आप हमें मेल कर सकते हैं tanejanehaofficial@gmail.com। आप हमें मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं 9351280000 में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, हैप्पी लर्निंग।